स्वागत है आपको आपके अपनी यूट्यूब चैनल डी फॉर यू स्टडी में। तो प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे क्लास 10th के नन हिंदी के 5 चैप्टर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आपको वीडियो में बस एंड तक बने रहना है। दोस्तों, आपको अगले वीडियोस में 5 से आगे के चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो चलिए इसमें हम 5 चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो आपके सामने आपका पहला नंबर चैप्टर है कि तू जिंदा है। तो इसको चैप्टर्स के सभी ऑब्जेक्टिव्स को पहले हम कंप्लीट करते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न है कि तू जिंदा है तो किस विद्या की रचना है? कविता, कहानी, निबंध और एकांकी। तो यह कविता है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। अगला जो आपका प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 कि तू जिंदा है तो कविता में जीवन का कौन सा दृश्य प्रस्तुत हुआ है? गहरे जीवन राग या फिर उत्साह या फिर गहरे जीवन राग एवं उत्साह या इनमें से कोई नहीं। तो गहरे जीवन राग एवं उत्साह का जो है वर्णन किया गया, प्रस्तुत किया गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न आपका 3 नंबर कि तू जिंदा है तो कविता में जीवन के किस पक्ष का वर्णन किया गया है? निराशावादी, आशावादी, प्रेरणावादी और साम्यवादी। तो आशावादी। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर है। अगला जो प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 4 जो कि 18 में पूछे गए, हमने इंडिकेट कर दिया है। ऑप्शन है क्वेश्चन है कि तू जिंदा है तो द्वारा रचित कविता है दिनकर, शंकर शैलेंद्र, हरिऔध और निराला। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शंकर शैलेंद्र। चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है कि सुबह शाम आकाश का रंग कैसा रहता है? नीला, हरा, लाल और कुछ नहीं। तो सुबह शाम आकाश का रंग जो है लाल रहता है। ऑप्शन नंबर सी जो आपका राइट आंसर। अगला जो प्रश्न है कि स्वराज का अर्थ क्या होता है? राज्य, आज़ादी, प्रतंत्र और अपना राज्य। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अपना राज्य। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका कि कवि मनुष्य को कैसा जीवन जीने की प्रेरणा देता है? हौसले और उत्साहपूर्ण, या फिर अतीत को याद कर, या फिर मौत से डर डर कर, या फिर समय का सदुपयोग कर। तो मनुष्य को जो है कभी प्रेरणा देते हैं कि हौसले और उत्साहपूर्ण जिंदगी जीना है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है 8 नंबर कि तुम अपने सुकर्म से पृथ्वी पर ला सकते हो क्या? स्वर्ग, नरक, चांद, तारे। तो स्वर्ग को हम ला सकते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 9 कि सुख और दुख दोनों में एक समान रहने वाले आकाश को देखकर पृथ्वी कैसा हो जाता है? तो सुबह शाम आकाश को देखकर जो पृथ्वी है सुख दुख में जो समान रूप से रहते हैं उसको देख करके व्यथित, आनंदित, मूर्छित और कुछ नहीं। तो आनंदित हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो आपका राइट आंसर है। अगला जो प्रश्न है आपका 10 नंबर की कैसा व्यक्ति जिंदा माना जाता है? निराशा रहित, घमंडी, स्वाभिमानी और आलसी आक्रमण्य। इसमें जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी स्वाभिमानी। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 11 कि कवि शैलेंद्र तू जिंदा है तो कविता में देशवासियों को क्यों संगठित होने की बात करते हैं? आज़ादी प्राप्ति के लिए, जुलूस निकालने के लिए, धरती को स्वर्ग जैसा सुंदर बनाने के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कवि जो है वो देशवासियों को संगठित होने के लिए कहते हैं आज़ादी प्राप्ति के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। अगला जो प्रश्न है आपका यानी कि चैप्टर है पहले आपका कि तू सर ईदगाह, चैप्टर आपका है ईदगाह। तो इसमें पहला प्रश्न है कि खंजरी किसने ली थी? हामिद ने, मोहसिनी ने, सम्मी ने और महमूद ने। तो खंजरी सम्मी ने लिया था। ऑप्शन नंबर सी जो आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका कि नवाज खत्म होने के बाद लोग क्या कर रहे थे? एक दूसरे से गले मिल रहे थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो आपका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं कि प्रेमचंद द्वारा रचित पाठ कौन सा है? सभी को पता है कि ईदगाह है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। अगला है कि हामिद के पास कितने पैसे थे? 3 पैसे थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो आपका राइट आंसर है। आप ऑप्शंस को देखते चलिए, हम सभी का ऑप्शंस ना बोलकर डायरेक्ट आंसर बताते चलते हैं। अगला है खिलौने किस चीज़ के बने थे? तो सभी खिलौने मिट्टी के बने थे। ऑप्शन नंबर बी जो आपका राइट आंसर है। अगला जो प्रश्न है आपका 6 नंबर की ईदगाह कहानी वंचित बचपन की परिस्थिति पर किस ढंग से टिप्पणी करती है? तो मार्मिक ढंग से टिप्पणी करती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो आपका राइट आंसर है। अगला जो प्रश्न है आपका कि कथा सम्राट के नाम से किसे जाना जाता है? तो प्रेमचंद को जाना जाता है। अगला जो प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 8 कि महमूद ने कौन सा खिलौना खरीदा? तो महमूद ने सिपाही खरीदा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। और अगला जो 9 नंबर के अभावग्रस्त बच्चे में किस तरह का सोच पैदा किया गया है? तो वयस्क की तरह सोच पैदा किया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। अगला जो प्रश्न है आपका 10 नंबर की मोहसिनी के पास कितने पैसे थे? तो मोहसिनी के पास 15 पैसे थे, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है आपका
11 नंबर कि कैसा जीवन बाल मन को व्यस्क की तरह सोचने के लिए मजबूर कर देता है। तो अभावग्रस्त जीवन जो है बच्चे को सोचने पर मजबूर कर देता है। अगला है हामिद की दादी का नाम क्या था? तो हामिद की दादी का नाम अमीना था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है आपका कि चुनौती बच्चे को बना देती है, परिपक्व बना देती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो आपका राइट आंसर है। और 14 नंबर है कि मुहर्रम किस तरह का त्यौहार है? तो गम का त्यौहार है। मुहर्रम क्या है? गम का त्यौहार है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो आपका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न को भी देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि ईदगाह कहानी आधारित है किस पर? तो बाल मनोविज्ञान पर आधारित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर है। अगला प्रश्न है आपका 16 नंबर कि रमज़ान के कितने दिन बाद ईद का त्यौहार आता है? तो सभी को पता है 30 दिनों के बाद ईद आते हैं, क्योंकि ये एक धार्मिक और सांस्कृतिक और सभी जगह समान रूप से मनाए जाने वाला त्यौहार है। अगला है कि हामिद खिलौने की जगह अपनी दादी के लिए क्या खरीदता है? तो चिमटा खरीदता है। और यहाँ पे अमीना अपनी कोठरी में बैठी क्या कर रही थी? तो रो रही थी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रो रही थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका कि मेले में हामिद ने क्या खरीदा? तो मेले में हामिद ने चिमटा खरीदा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि ईदगाह कहानी की मुख्य विशेषताएं क्या है? तो ईदगाह कहानी जो है वो अभाव एवं चुनौतियां बच्चे को परिपक्व बना देती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो आपका राइट आंसर है। चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि महमूद के पास कितने पैसे थे? तो 12 पैसे थे, यानी ऑप्शन नंबर सी। और अगला जो प्रश्न है आपका कि हामिद ने चिमटा खरीदा, तो सम्मी ने क्या खरीदा? तो सम्मी ने खंजरी खरीदा। अगला आपका चैप्टर आता है जिसका नाम है कर्मवीर, और ये आपके तीसरा नंबर चैप्टर है। इसमें कह रहा है कि स्वयं को कर्मवीर सिद्ध करने के लिए क्या बनना होगा? तो कर्तव्यनिष्ठ बनना होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है आपका कि सभ्यता एवं संस्कृति के रक्षक और निर्माणकर्ता क्या कहलाते हैं? कर्मवीर कहलाते हैं। कर्मवीर पाठ की विद्या क्या है? तो कर्मवीर पाठ की विद्या कविताएं हैं। तो चलिए फटाफट देखते चलिए, फटाफट बहुत शॉर्टकट में सभी क्वेश्चंस को हल करते चलते हैं। अगला अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की कविता कौन सी है? तो कर्मवीर है, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 5। ध्यान दीजिए, कर्मवीर की क्या पहचान है? तो जो कर्म के प्रति निष्ठा रखता है वही कर्मवीर कहलाता है, और वही उसकी पहचान है। तो दोस्तों चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं है लाइक कर दीजिए, और अगर वीडियो जो है आपको यूज़फुल लगे तो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगला प्रश्न है कि डॉट डॉट के द्वारा मनोवांछित लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है? तो परिश्रम के द्वारा मनोवांछित लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है। और अगला है कर्मवीर शीर्षक कविता किस भाषा में लिखी गई है? तो खड़ी हिंदी में लिखी गई है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो आपका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं कि कर्मवीर के कर्म के प्रति निष्ठा ही व्यक्ति की क्या होती है? तो सफलता का निर्धारण करती है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। अब हमारे पास आते हैं 4 नंबर चैप्टर जिसका नाम है बाल गोविंद भगत। इसमें पहला प्रश्न है कि बाल गोविंद भगत की उम्र कितनी थी? तो 60 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है आपका कि बाल गोविंद भगत के बेटे को मुखाग्नि किसने दी थी? तो उसके पतहू ने दी थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है आपका कि बाल गोविंद भगत अपने प्रेमी मंडली के साथ इतना आनंद विभोर हो जाते थे कि खंजरी बजाते बजाते क्या करने लगते थे? तो नाचने लगते थे, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है आपका कि बाल गोविंद भगत हर वर्ष 30 कोस पैदल चलकर कहाँ जाते थे? तो गंगा स्नान, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि बाल गोविंद भगत पेशे से क्या थे? गृहस्थ, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है आपका कि बेटा के मर जाने के बाद रोती हुई पतोहू के पास जाकर क्या कहते हैं? उत्सव मनाने के लिए कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। आप अपनी कॉपी पर भी नोट कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए हमारे D4U स्टडी चैनल के व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको लाइफ टाइम पीडीएफ के लिए मात्र 151 रुपये पे करना पड़ेगा, और मंथली पर लेते हैं तो 31 रुपये पे करना पड़ेगा। सभी पीडीएफ आपके पास अवेलेबल्स हैं, वहाँ से आप मात्र डाउनलोड करना है। अगला है कलम का जादूगर किनका उपनाम है? प्रेमचंद का, राम वृक्ष बेनीपुरी का, शिवपूजन साय का, और किसी का नहीं। तो कलम का जादूगर जो है वो राम वृक्ष बेनीपुरी का उपनाम है। और अगला है बाल गोविंद भगत किस विद्या की रचना है? तो रेखा चित्र है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। अगला है
बाल गोविंद भगत के रचनाकार हैं? तो बाल गोविंद भगत के रचनाकार जो हैं वो हैं राम वृक्ष बेनीपुरी। और अगला जो आपका प्रश्न है, जो कि 18 में पूछे गए प्रश्न है, वो कह रहे हैं कि बाल गोविंद भगत कबीर को क्या मानते थे? साहब मानते थे। और बाल गोविंद भगत के कितने बेटे थे? तो सिर्फ एक बेटे थे। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न को भी देखते हैं। अगला प्रश्न आपका कि बाल गोविंद का बेटा कैसा था? सुस्त था। और बेटे के मरने पर बाल गोविंद भगत गाने लगे थे। क्या करने लगे थे? गाने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका कि बाल गोविंद भगत कबीर को क्या साहब क्यों मानते थे? क्योंकि एक है ना, कबीर के आदर्श पर चलते थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न जो कि 18 में पूछे गए प्रश्न फिर से आ रहे हैं, कह रहे हैं कि बाल गोविंद भगत के किसे अपना आदर्श मानते थे? तो कबीर दास को मानते थे। कुछ प्रश्नों को इंडिकेट किए हमने जो कि पूछे गए प्रश्न है, और कुछ पूछे गए प्रश्न को इंडिकेट भी नहीं किए हैं। कहते हैं बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का उत्कर्ष कब देखा गया? 19 में पूछे गए प्रश्न है। तो बेटे की मृत्यु के दिन देखा गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न को भी देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न आपका वो कह रहा है कि बाल गोविंद भगत के पतोहू थी, सुशील थी, बहुत अच्छी थी, ऑप्शन नंबर सी। अब हमारा लास्ट चैप्टर आता है जिसका नाम है हुंड्रू का जलप्रपात। कहते हैं महान मंजिल पर पहुंचने के लिए मार्ग भी महान होना चाहिए, यानी इसमें रिक्त स्थान में महान भरा जाएगा। अगला प्रश्न आपका कि हुंड्रू का जलप्रपात किस राज्य में है? तो ये हमारे झारखंड में है। अगले जो प्रश्न आपके प्रश्न नंबर 3 कि हुंड्रू का जलप्रपात झारखंड राज्य के किस जिले में है? तो छोटा नागपुर में है। और हुंड्रू का जलप्रपात डॉट डॉट है किसका? तो सबका है, ना ही हजारीबाग का, ना ही रांची का, बल्कि सबका। अगला है हुंड्रू का पानी निरंतर संघर्ष के साथ चट्टान पर गिरता हुआ मानो डॉट डॉट की सृष्टि करता है, तो आग की सृष्टि करता है। और अगला जो हमारा प्रश्न है कि छोटा नागपुर लेखक के दृष्टि से क्या है? स्वर्ग का एक टुकड़ा है। और हुंड्रू के जलप्रपात पाठ की विद्या क्या है? यात्रा वृत्तांत है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। अगला जो प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 8 की हुंड्रू का जलप्रपात पाठ के लेखक हैं? तो कामता प्रसाद सिंह काम इसके लेखक हैं। और अगला है हुंड्रू का जलप्रपात पाठ किसने बंगला बनवा दिया है हुंड्रू के जलप्रपात के पास? तो जिला बोर्ड ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका 10 नंबर की रांची से कितने मील दूर स्थित हुंड्रू का झरना है? तो 27 मील। चलिए अगले प्रश्न को भी देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि हुंड्रू का जलप्रपात में किस संस्कृति का वर्णन है? तो आदिवासी के संस्कृति का वर्णन है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 12 कि पुरुलिया रोड से हुंड्रू की दूरी कितनी है? 13 मील। और हुंड्रू का जलप्रपात ऊंचा है 343 फीट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब हम चलते हैं लास्ट क्लियर करते हुए। तो दोस्तों आशा करते हैं कि हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और जो आपको नए नए वीडियो के लिए जो है आपको नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दे। और देखिए हमारा जो अगला पार्ट आने वाला है वो है बिहारी के दोहे, 6 नंबर पार्ट से लेकर के और 23 नंबर पार्ट तक अभी हमारे हैं अवेलेबल। तो सभी पार्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम लोग अगले वीडियोस के 2 से 3 वीडियोस में कंप्लीट करने वाले हैं। तो आपसे उम्मीद है कि आप अगले वीडियोस का इंतजार करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इस तरह के नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।